अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20, SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो, ऐसा कुछ? नहीं निकल, मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है, आरजू, अगर मेरे देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उसको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो, कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है। 2 वजूहात है मेजर। एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। जस्टिन ट्रूडो साहब के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। 50 पोल आ रहे हैं कि 57% कैनेडियंस दे आर नॉट सपोर्टिंग जस्टिन ट्रूडो। ये कि जो आज की, जो मैं इसके अलावा हटके जो बात करूं, वो पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ी बात तो ये शेख रशीद साहब की है, जो हमेशा ये कहते थे कि गेट नंबर 4 के कैंडिडेट वही। आज भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में ट्रिपल ब्रिगेड का भी नाम लिया। उन्होंने कहा जी मेरा तो हल्के ट्रिपल ब्रिगेड है, मेरे तो सारे रिटायर फौजी मुझे वोट डालते हैं, तो मुझे तो मेरा तो सारा, मैं GHQ से ही मैं तो आधा फौज में अंदर हूं, आधा फौज के बाहर। उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर देने की कोशिश की है। लेकिन आज जो दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की खबर है हमारे रीजन के हवाले से, कनाडा और इंडिया फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल। भारत के अंदर उन्होंने कहा कि आपने ये ले जाओ, ये जो आपने तोहफे भेजे हैं भारत के अंदर, अपने डिप्लोमेट अगर नहीं लेके जाओगे तो इम्यूनिटी इनकी हम कैंसिल कर देंगे। वैसे भी जाती तौर पर बताऊं आरजू, मैं यहाँ पाकिस्तान ने तो जमहूरियत शुरू ही नहीं की ना, तो आपकी रेट ऑफ लिटरेसी इतना बुरा है कि आप तो डेमोक्रेसी के स्पेलिंग भी नहीं जानते ना आप लोग। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है, और ना भारत और कनाडा का आपस में ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं था जिसका कोई सोचा जाए कि कोई भारत को नुकसान होगा मेरे ख्याल में। और दूसरा जो मेरी नजर में, जो मैं देखता हूं कि अगला आने वाला पीरियड में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, 2 वजूहात। एक, मोदी साहब ने जो उनको नेशनलिज्म का जो दवाई दी है, वो उनको बिल्कुल फिट पड़ी दवाई, उससे वो नेशनलिज्म से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा, उनका अपने ह्यूमन इक्विटी, ह्यूमन जो उनका है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, पढ़ाना बच्चों को, इंडियन यंगस्टर लोगों को, यंग जनरेशन को पढ़ाना, और इतनी तादाद में, ये दूसरा उनका विक्ट्री है। और तीसरी है कि जो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक चैलेंजिंग है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाए भारत, क्योंकि जब भी कोई मुल्क कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, उनकी इकॉनमी सफर करती है। देखिए, चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे नहीं है। उन्होंने आज तक ब्लीड नहीं होने दिया अपने आप को, और अपनी इकोनॉमी को ही बस उसमें बिजी रहे। अब मैं वही समझता हूं कि भारत की अगली जो चैलेंज ये होगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, और अपनी तरक्की, अपना ऐसी चीज। अब देखें, मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूं कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां, फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही, ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद, अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई, और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, दे लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, राइट, कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज करते हैं। तो वो, और दूसरा, अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे लास्ट तक। मेरे ख्याल में उसमें वो कोई डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूं कि आगे इस वक्त भारत को जो
कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया, बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। चाइना की ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल अदा करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चाइना से पहले भारत इसमें अपना रोल अदा करे। मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद रिजवान को टेंशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका है, या ग्रीट करने का एक तरीका है। जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राई बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है, तो इट इज अ प्रोपेगेंडा। वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी? क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना, क्या ऐसे बोला गया है कि आपको, मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए, वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना। तो क्या जरूरत थी? क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, रिलीजन का जो शो है वो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो, तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है जी। बाकी उनका खेल कैसा था आपके ख्याल से? कि खेले अच्छे नहीं कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी आउट हो गए सब लोग? मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। मैंने वही कहा कि मतलब आईसीसी का ये क्या मतलब मकसद क्या था? मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बुलाया ही क्यों पाकिस्तान को? 2 घंटे में हराना ही था। तो कनाडा और इंडिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे थे, अब उसमें फाइनल ऐसा नज़र आ रहा है मानो इंडिया की विक्ट्री हो चुकी है। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया ने कनाडा की गवर्नमेंट को बोला था कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनके नंबर्स में पैरिटी होनी चाहिए, और भारत ने लगभग 41 डिप्लोमेट्स को बोला था कि 20 अक्टूबर तक इनको वापस अपने देश चले जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छीन ली जाएगी और वो भारत में एज अ डिप्लोमेट नहीं देखे जाएंगे। और इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की, उनका कहना है कि भारत ने ये 40 डिप्लोमेट निकाल दिए हैं, लेकिन अब कनाडा इस पे कोई भी रिटेलिएटरी मेजर नहीं लेगा। और इससे ये पता चलता है कि इस डिप्लोमेटिक बैटल में इंडिया ने कनाडा को बुरी तरह लताड़ दिया है। और इसका 2 जो मेन रीज़न थे वो ये है कि इंडिया का बढ़ता माइट, इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक पावर, और साथ ही साथ कनाडा के सारे एलाइज का कनाडा का साथ ना देना। अब इससे एक चीज़ पक्की हो गई है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस फर्दर डिटेरियोरेट होने वाले हैं।